तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे और सब लोग तैयारियों में जुट गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले सेशनों में सबसे पहले हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हमने पहले सेशन में आपको 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन कराए थे। सेकंड सेशन में हमने 5 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन कराए थे। तो अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखा हो तो उनको अवश्य देखिएगा, क्योंकि 4 से 5 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। पहले सेशन में हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था। दूसरे सेशन में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की चर्चा की थी, उसको एग्जाम्पल के तौर पर, और साथ साथ में उसके हमने कुछ क्वेश्चन लेकर के समझाया था। फिर थर्ड में हमने आपको एग्जाम्पल करवाए थे, और फोर्थ क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन, और लास्ट वाले सेशन में यानी 5वीं क्लास में हमने 5 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन करवाए थे। तो प्यारे बच्चों, अगर उन क्लासों को 4 से 5 क्लास हो चुकी हैं, अगर उनको आप नहीं देखे हैं तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे किसी भी चैप्टर को, क्योंकि वहाँ बेसिक, एग्जाम्पल और जितना भी चीज़ें वहाँ पर इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स समझाई गई थी, तो उन सब चीज़ों को लेकर अगर उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जब एक्सरसाइज में आएंगे तो एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो बेसिक से स्टार्ट करिए, एग्जाम्पल करिए, जो भी उसमें थ्योरम्स हैं वो सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए फिर आप अभ्यासकार में आएंगे तो वहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम प्रिय बच्चों, अगला जो आपका टॉपिक है वो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण जो आपका टॉपिक है। अब ये जो है वो आपका एक्सरसाइज 1.2 की तरफ हम चल रहे हैं, तो इस टॉपिक को समझते हैं और अपरिमेय जानेंगे। पहली क्लास में हमने संख्याओं के बारे में विधिवत सारी चीज़ें हमने बताई थी, क्योंकि आपका चैप्टर ही पहला है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की थी कि वास्तविक संख्याएं हमारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो परिमेय अपरिमेय दोनों रूप में व्यक्त की जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर हमने उनकी परिभाषाएं बताई थी कि परिमेय संख्याएं उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह होती है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेकंड वाले में अगर फिर हमने उसके एग्जाम्पल बताए थे, सारी पूर्णांक संख्याएं आपकी क्या आ जाती हैं? परिमेय संख्याओं में आ जाती हैं। फिर हमने अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल लिए थे, √2, √3, √5, और पाई जो आपका महत्वपूर्ण एक संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर जाने, यहाँ क्योंकि टॉपिक ही आया है अपरिमेय, तो अपरिमेय वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने बताया था कि वास्तविक संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं, और दूसरी जो होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो इन दोनों की परिभाषाएं पिछले सेशनों में हमने डिटेल से चर्चा की है। अगर उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो उनको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ हम थोड़ा शॉर्टकट तरीके से देखेंगे। तो हमने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें वो क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन जहां यहां पर लिखेंगे जहां Q ≠ 0, अर्थात हमारा हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में अगर देखें कि कोई संख्या, मान लीजिए एक हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर इसके हर में हम 0 लगा देंगे तो किसी संख्या में 0 का जब भाग देते हैं तो वहां पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो इनफाइनाइट प्राप्त होती है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कुछ भी यहाँ प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर शर्त जो होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जहां Q ≠ 0। ठीक, फिर हमने फॉर एग्जाम्पल में बताया था
कि उदाहरण में कि जितने भी आपकी पूर्णांक संख्याएं आ जाएंगी, जैसे आप देखेंगे -1, 0, 1, 2 डैश डैश करके आपका प्लस इनफाइनाइट तक, ये सारी क्या होती हैं? आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट नहीं शामिल होगा, अन्यथा फिर ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां -2 भी आ सकता है। ठीक है, 0 और आपका 1, 2, क्योंकि ये कंडीशन में बताएं कि 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट होता है, इसलिए यहां पर इनफाइनाइट शामिल नहीं होगा। -2, -1, 0, 1, 2 ये सारी अभी आप कहां तक जाएंगे? अनंत तक भी जा सकते हैं। ठीक है, इधर भी आप माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ये सारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो 0 प्यारे बच्चों एक परिमेय संख्या है, 0/1 लिखेंगे, ये आपका क्या है? P, और नीचे क्या है? Q। और ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, वो हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं। तो हमने परिमेय संख्या को बहुत आसान शब्दों में सीख लिया है। अब आते हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम व्यक्त ना कर सकें, अर्थात कि अगर हम P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, ठीक, यहां लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल टू P/Q के रूप में हम व्यक्त ना कर सकें। यहां लिख सकते हैं के रूप में व्यक्त ना कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हमने बताया था √2, √3, √5 और जो √7, इसी प्रकार। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है? पाई। पाई प्यारे बच्चों एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर इसका मान आ जाए, अगर मान लीजिए मान आ गया 22/7, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन स्पेशली अगर पाई की बात करेगा तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हमने अपरिमेय संख्या को जाना। अब हमें इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जो हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसका क्योंकि प्रयोग आने वाला है, तो यहां पर अगर हम प्रमेय की बात करेंगे, प्रमेय नंबर हम दूसरे की बात कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो P a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो P a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये आपका एक क्या है? प्रमेय है। ठीक है, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है जो P a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। इसको हमें प्रूव करना है, और ये पूर्ण रूप से जो आधारित है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से ही आधारित है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि कोई भाज्य संख्या है, कोई भाज्य संख्या है तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं।
जो भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे वो बिना क्रम में बदले हुए अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है उनके सिवाय कोई और ना हो। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें, अगर हम इसको प्रूव करें, क्योंकि यहीं से आगे हमें जब यहाँ प्रूव करना होगा कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। इन सब चीजों को आगे हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को प्रूव किए रहेंगे प्रमेय नंबर 2 को, तो वहां पर हमें प्रूव करना बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि P एक अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है। अर्थात ए स्क्वायर बराबर अगर माने हम तो क्या मान सकते हैं, P1 P2 P3 डैश करके हम P1 Pn। अर्थात यहां पर ए स्क्वायर कोई संख्या है और P1 P2 P3 ये आपके क्या है, अभाज्य गुणनखंडन है। किसके हैं, ए स्क्वायर के। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम यहां पर समझें तो जैसे हम मान लीजिए ले लिया 10 के हम फैक्टर करें तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 गुणे 5 प्राप्त हो गया। तो ये हमारी मान लीजिए कोई ए स्क्वायर थी और ये जो फैक्टर प्राप्त हो गए P1 × P2 ये इसके क्या प्राप्त हो गए, फैक्टर प्राप्त हो गए। तो यहां पर यही बोल रहा है कि हमने संख्या क्या ली, 10 ली, वो क्या था, ए स्क्वायर था। इसके फैक्टर्स जो हमने किए 2 और 5, तो इनको अगर देखेंगे तो अगर ये P जो है अगर ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तो इसके फैक्टर को भी तो विभाजित करेगा। जैसे मान लीजिए 2 को भी विभाजित कर देगा, 5 को भी विभाजित कर देगा, तो आने वाले जितने इसके फैक्टर हैं तो इस संख्या को भी विभाजित करेंगे और साथ साथ में ए को भी विभाजित करेंगे। अर्थात इनमें ए जो है 2 गुणे 5 है तो ये स्वयं को भी विभाजित करेंगे। और ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं तो होती हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे या स्वयं से कटे वही हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहां पर अगर हम समझने का प्रयास करें कि ए स्क्वायर बराबर ये मान लीजिए P1 P2 P3 और कहां तक है, ये आपका Pn तक है। ठीक, और अगर यहां पर a मान लें और दूसरा हम मान लें a बराबर P1 P2 P3 और ये क्या है, Pn। अगर a का गुणा कराएं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इनका गुणा कराएंगे तो P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Pn का स्क्वायर होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि a को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर एक क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएंगे, इनके भी स्क्वायर हो जाएंगे। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ये संख्याएं इस संख्या के क्या है, अभाज्य गुणनखंडन है और ये संख्या एक मूल संख्या है। ठीक, तो ये क्या हो सकती है, इनको जो गुणनखंडन होंगे क्योंकि इसी के गुणनखंड है तो इस संख्या को क्या करेंगे, वर्ग को भी विभाजित करेंगे और जो मूल संख्या है उसको भी क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। यही हमारा क्या कहता है, आधारभूत प्रमेय कहती है। ठीक, तो इसी में एक चीज आएगा जिसका नाम होगा कंट्राडिक्शन, जिसको हम बोलेंगे विरोधाभास। विरोधाभास क्या होता है प्यारे बच्चों, विरोधाभास का मतलब ये होता है कि सपोज दैट हम माने कि ये एक मार्कर है,
मानकर चलते हैं, हम जानते हैं कि ये मार्कर है, जानते हैं कि मार्कर है, लेकिन हम मान लें कि ये एक प्लास्टिक का बना हुआ एक क्या है, कैंडल है, कैंडल है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक। लेकिन हमें प्रूव ये करना है कि ये क्या है, एक मार्कर है। तो हम वहां पर इसको जब प्रूव कर देंगे कि ये मार्कर ही है, पहले हमने माना है कि ये लकड़ी का एक कैंडल था और बाद में हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये प्लास्टिक से ही बना है, इसमें हम लिखते हैं, ये इसकी प्रिकॉशन सारी हम बता दें, मतलब जो भी इसकी मतलब विशेषताएं हैं वो सारी हम बता दें, तो सारा चीज हमें यहाँ पता चल जाएगा कि नहीं ये क्या है, मार्कर ही है। तो विरोधाभास ये कहता है कि किसी चीज को हम पहले मान कर चलें, मान लें कि ये चीज ये है, ठीक है, अब फिर उसके बाद प्रूव कर दें कि नहीं यही है, तो वो चीजें हमारी क्या होती हैं, विरोधाभास होती हैं, ठीक। अभी हमने बताया है कि मार्कर को हम मान लें कि लकड़ी है, लेकिन बाद में प्रूव करके बता दें कि नहीं ये मार्कर है, यही चीज हमारा क्या कहता है, विरोधाभास अर्थात कंट्राडिक्शन कहता है, ठीक। तो ये प्रमेय को जानना बहुत जरूरी है। हमने बताया कि कोई भी संख्या अगर वर्ग के रूप में है, अगर उसके हम फैक्टर करें तो सारे फैक्टर उस संख्या को क्या करेंगे, विभाजित ही करेंगे ए स्क्वायर को, और साथ ही साथ जो मूल संख्या है वो मूल संख्या को भी ये फैक्टर क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। यही हमारा क्या है, अंकगणित की आधारभूत के प्रमेय का कथन है, ठीक। फिर आते हैं, इसमें से हमने कुछ नोट्स लिखे हैं जो आपके अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th क्लास को तो आप हटा ही दीजिए, कंपटीशन में भी ये पूछा जा सकता है, तो यहां पर देखना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखेंगे यहां पर क्या बताया है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझने का प्रयास करें बच्चों, तो जैसे मान लीजिए इसने बोला है कि एक परिमेय संख्या मान लीजिए हमने दो ले लिया, क्योंकि ये p है, इसके अपान में लिख देंगे एक, तो p अपान q के रूप में व्यक्त हो गई, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। और एक अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए √2 ले लिए। अगर हम यहां पर उसको प्लस माइनस करें अर्थात योग या अंतर करें तो हमें एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो 2 + √2 करें, 2 - √2 करें, तो ये दोनों संख्याएं जो हमें प्राप्त होंगी वो प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होंगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। क्यों, क्योंकि एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, दोनों जब जुड़ जाएंगी तो एक क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, इन दोनों को लिखना बहुत जरूरी है। यहां पर मान लीजिए 3 हो जाता, यहां पर √2 हो जाता, तो कभी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या अगर जुड़ जाए या घट जाए तो हमेशा क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो आई होप ये स्टेटमेंट आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। फिर अगला जो आपका नोट है उसकी बात हम करते हैं। ये दिया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अब परिमेय शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो, शून्येतर परिमेय संख्या मान लीजिए सपोज दैट हमने क्या ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, ये एक परिमेय संख्या। और एक अपरिमेय संख्या हमने मान ले लिया √5 ले लिया। इनका हम गुणा कराएं तो 3√5 प्राप्त होगा और यही हम इनको क्या कर देंगे, भाग कराएं। अगर हम इसका भाग कर दें तो भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहां पर बोला है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि हम गुणा कराएं या भाग करें, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, गुणा कराएं, तो दोनों संख्याएं जो हमें प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, एक अपरिमेय संख्या होंगी। तो आई होप प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो हमने यहाँ पर जो एक प्रमेय नंबर 2 थी, इसका कॉन्सेप्ट जो हमने बताया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड, वो भी बहुत आसानी से समझ में आया होगा। फिर ये नोट जो हमने 2 कराया, इनको जानना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है कि यदि एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय संख्या
को अगर हम जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या। अगर हम गुणा या भाग भी करें तो भी हमें क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगले आपको उसमें चलते हैं। कुछ हम संख्या लेते हैं, उनको हमें प्रूव करना है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। सिद्ध कीजिए फॉर एग्जाम्पल में हमने जो क्या किया था, प्रमेय नंबर 2 को किया था, उसी का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं, लेकिन हमें यहां प्रूव करके दिखाना है कि कैसे अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में बताया था कि ये मार्कर नहीं है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये मार्कर है, तो हम इसकी सारी विशेषताएं बता देंगे कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें हम लिखते हैं ये किन किन चीजों से कैसे क्या उपयोग किया जाता है। तो इस चीज को हम यहां पर अगर बता देंगे तो वो चीज हमें क्या हो जाएगा? यहां पर प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो माना कि हल डालेंगे। माना कि √2 p/q के रूप में एक परिमेय संख्या है। जहां p तथा q का सहअभाज्य गुणनखंड या एक है, या हम इनका ये बोलें कि इन दोनों का HCF कितना है? एक है। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही काट सके, विभाजित कर सके, वो हमारी क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या। दो को अगर देखेंगे तो 2 आपका 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, 5 आपका 1 से कटेगा या तो फिर 5 से कटेगा। तो एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर देगी। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणांक क्या हो? 1 हो। वो हमारा क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ p तथा q का सहअभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 है। एक ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर देगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं? √2 p/q के रूप में हमने क्या मान लिया है? परिमेय। हम जानते हैं कि अपरिमेय है, लेकिन हमने इसको मान लिया है कि एक परिमेय संख्या। हमें प्रूव करके लाना है अपरिमेय संख्या। हम क्या करेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। ये आपका p², ये हो जाएगा q²। अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2q² = p²। अब अभी हमने प्रमेय नंबर 2 को बताया है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 2p² को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा
P को भी विभाजित करेगा। अभी हमने बताया है कि कोई संख्या है, मान लीजिए 10, इनके अगर फैक्टर करें तो ये क्या होंगे, इसके फैक्टर जो होंगे वो दोनों इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये बोल रहा है कि ये इसके फैक्टर हैं। तो यहाँ पर अगर क्या है, ये अगर 2p² को विभाजित कर रहा है तो अगर हम मूल संख्या p भी लेंगे तब भी ये 2 को विभाजित करेगा, क्योंकि इसी से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारी किसका कथन है, आधारभूत या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार हमें मान लेना है, माना p बराबर, हमने कोई संख्या 1 मान लेना है, जो संख्या यहाँ दी है इसकी जगह हम मान लेते हैं c मान लेते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जहां यहाँ लिखेंगे, जहां c एक अचर राशि है या अचर संख्या है। ठीक, अचर संख्या। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम पे क्या करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करना है। तो p², 2 दूनी 4, c² यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p² बराबर 4c²। अब यहाँ से p की हम वैल्यू ले आएंगे समीकरण नंबर 1 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2q² बराबर p²। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, काटेंगे तो ये आपका कितना प्राप्त होगा, यहाँ क्या था, 4c² था, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि q² इक्वल टू 2c²। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि q² को 2 विभाजित करता है, इसलिए q को 2 विभाजित करेगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें यहां से ये पता चलता है प्यारे बच्चों कि p को 2 विभाजित कर रहा है और q को 2 विभाजित कर रहा है, अर्थात p तथा q का जो सहअभाज्य गुणनखंड है वो कितना प्राप्त हो रहा, हमें 2 प्राप्त हो रहा है। जबकि यहां पर हमने कितना माना था, 1 माना था। यहां पर हमारे माना गया कथन हमारा क्या है, गलत है, इसलिए हमारे कथन का यहां विरोधाभास हो रहा है। इसलिए यहां पर क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां लिखेंगे, चूंकि या लिखना चाहे समीकरण 1 व समीकरण 2 से यह ज्ञात होता है कि P तथा Q का सहअभाज्य गुणनखंड 2 है, जबकि हमने कथन में 1 माना था, अतः यहाँ हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है,
हो रहा है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात नहीं है का मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चनों को करना है। ये आपका पूरा पैटर्न है, इसलिए पिछली क्लासों को देखना बहुत जरूरी है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने सारे चीज़ों को डिटेल से बताया है। इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार समझना है, आपको सॉल्व करना है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट भेजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, भाई बहनों को जोड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक्स।